हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जेडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जामिनेशन 11 मार्च को होने जा रहा है। तो उससे पहले क्यों ना एक बार सीयूईटी पीजी 2023 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया जाए। और अगर मैं आपसे बात करूं, सीयूईटी पीजी 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 100 क्वेश्चंस का हुआ था और ये 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चंस आपके फार्मा सब्जेक्ट से थे और रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस आपके नॉन फार्मा सब्जेक्ट से थे। लेकिन इस बार बदलाव करते हुए अगर मैं आपसे बात करूं, जो सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जामिनेशन होगा उसमें सिर्फ 75 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का नॉन फार्मा उसमें नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ फार्मा पे ध्यान देके जाना है और अपने टॉपिक्स को जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करके जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा एक बार सीयूईटी पीजी 2023 के फार्मा सब्जेक्ट्स का जरा एनालिसिस देख लिया जाए। 24 क्वेश्चंस फ्रॉम द फार्माकोलॉजी आउट ऑफ 75। तो आप समझ सकते हो 1/3 आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 2 क्वेश्चंस आए थे, फार्मास्यूटिक्स से 19, माइक्रोबायोलॉजी 5, बायोटेक्नोलॉजी 2, ऑर्गेनिक से 9, मेडिसिन से 2, एनालिसिस से 3 और फार्माकोग्नोसी से 9 क्वेश्चंस। सो टोटल मेरे ये बनते हैं 75 क्वेश्चंस। अब आपको इससे एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि मेजर में आपका हो गया फार्माकोलॉजी, देन आपका फार्मास्यूटिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और फार्माकोग्नोसी। ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आ गए। और अगर इनसे ही आपने देखोगे ना तो आपको यहां पे 9, 18 और 36, 37 और 41 और 41 के बाद 61 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 61 क्वेश्चंस आपके ये 4 सब्जेक्ट से आए, जो ऑलमोस्ट एक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा एक बार एनालिसिस किया जाए और आज के सीरीज में पहला क्वेश्चन आपसे देखा जाए फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। सो पहला क्वेश्चन यहां पे आपसे देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग का था और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आपने सीएनएस स्टिमुलेंट और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देखोगे ना तो वहीं से आपके ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो पहला आपसे एनालिप्टिक एजेंट पूछा गया है। एनालिप्टिक एजेंट में कौन कौन से आते हैं? आपके डॉक्साप्राम आता है, आपका यहाँ पे पिक्रोटॉक्सिन आता है, स्ट्रिक्निन आता है, जो आपके हमारे एनालिप्टिक एजेंट कहलाते हैं। अब जरा इनमें ऑप्शंस पे देखना, आपको यहाँ पे एनालिप्टिक एजेंट में पिक्रोटॉक्सिन देखने को मिलेगा। सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द मोटर फंक्शंस की बात करेंगे तो डिप्रेशन में हमारा ट्रोपेनिल क्लोराइड आ जाएगा। एनाल्जेसिक की बात करोगे तो मॉर्फिन डेरिवेटिव और हेलुसिनोजेन में आपके कैनाबिनॉइड्स आ जाएंगे। यानी 1 for 2, 2 for 3, 1 for 2, 2 for 3। लीजिए आंसर आपका पहले ही आ चुका है, C for 1 एंड D for 4, यही आपका करेक्ट आंसर है। मींस अगर मैं आपसे बात करूं, आपने जो पढ़े हैं ना डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से ही आपके ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कम्स अंडर द विच क्लिनिकल ट्रायल? क्या बोलोगे? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस या फार्माकोविजिलेंस की बात करेंगे, ये सभी हमारे क्लिनिकल ट्रायल फेज नंबर 4 में आते हैं। सो कहने की भी जरूरत नहीं है। पहला हमारा क्या होता है? मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, फेज 2 थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन, फेज 3 थेरेपेटिक कंफर्मेशन। आंसर यहाँ पे हमारा फेज 4 आ जाएगा। क्या डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव एनहांसर इज एनएमडीए एंटागोनिस्ट? मैंने आपसे लिस्ट लिखाई थी कई बार क्लासेस में। एनएमडीए एंटागोनिस्ट में कीटामिन आती है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन आते हैं, मेमेंटेन आती है, ये सभी हमारे क्या है? एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। डोनेपेजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, ये तीनों हमारे किसमें? एंटीकोलिनस्टेरेज क्लास की ड्रग में आती है। सो आंसर आपका यहाँ पे मेमेंटेन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ जी सर, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारी मेमेंटेन होती है। ओपोइड एंटागोनिस्ट एजेंट नैलोक्सेन एंड नैल्ट्रोक्सेन, ऑप्शन देखते ही लगा देना है सर, ये सब तो हमारे ओपोइड डेरिवेटिव हैं, लेकिन नैल्ट्रोक्सेन और नैलोक्सेन हमारे क्या होते हैं? दीज आर द ओपोइड एंटागोनिस्ट होते हैं। Which of the following antifungal drug is effective in treating the काला आजार? देखो काला आजार की ड्रग ऑफ चॉइस आपसे बोला जाए सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट, लेकिन क्वेश्चन में एक बदलाव किया गया है। Which of the following एंटी फंगल ड्रग, और एंटी फंगल ड्रग जो काला आजार यानी लेशमेनिया डोनोवानी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, एम्फोटेरेसिन बी। हाँ जी, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको एम्फोटेरेसिन बी देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर होता तो सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट जाते। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे ना उसी में आपको आंसर मिलता रहेगा। फर्स्ट लाइन एंटी रेट्रोवायरल रेजिम्स फॉर द एडल्ट। अब देखो एंटी रेट्रोवायरल एजेंट की बात करेंगे तो वहां पे आपको एनआरटीआई चाहिए, एनएनआरटीआई चाहिए, और अगर हो सके तो वहां पे आपकी अदर ड्रग भी आ सकती है, लेकिन एक ही क्लास की मत लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे लोपिनाविर,
नेक्स्ट डर्नाविर, रिटोनाविर, ये सभी अगर आप देखोगे ये तीनों प्रोटीएज इनहिबिटर हैं। तो सर एक ही क्लास की तीनों ड्रग, क्या जरूरत है? यहां पे नेविर मिल रहा है, यहां एनएनआरटीआई मिल रहा है, टेनेफोविर। हाँ जी सर, टेनेफोविर इफाविरेंस यूज होती है, लेकिन इसके साथ एनआरटीआई ऐड करिए, ना कि प्रोटीएज इनहिबिटर। एरिकाविर की बात करिए, लेमिविविडिन, एस्टाविविडिन, सर ये तीनों भी तो एक ही क्लास की ड्रग हैं एनआरटीआई में, इसलिए आंसर क्या हो गया? ये हमारी एनएनआरटीआई, ये हमारी एनआरटीआई हो गई, और साथ में टेनेफोविर यूज होती है। सो राइट आंसर यहां पे आपको ए देखने को मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट लाइन रेजिम फॉर द एंटी रेट्रोवायरल एजेंट, क्योंकि आपको अलग अलग क्लासेस की ड्रग यहां पे मिक्सअप करके देना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज ओरली एक्टिव ट्रायाजिन मिथाइलेटिंग एजेंट, यानी एल्काइलेटिंग एजेंट में ट्रायाजिन क्लास की ड्रग बतानी है, एंड इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्लियोमा एंड अदर ब्रेन ट्यूमर। वैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ब्रेन ट्यूमर नाम सुनते ही आपको याद आ जाता है दैट इज द हाईली लाइपोफिलिक ड्रग, नाइट्रोसोयूरिया क्लास की ड्रग। तो आप तुरंत लगा दोगे सर नाइट्रोसोयूरिया में मस्टिन क्लास की ड्रग आती है। तो सर ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है। क्यों सर? यहां पे किस क्लास की बात हो रही है? ट्रायाजिन डेरिवेटिव। सर ये तो नाइट्रोसोयूरिया क्लास की ड्रग है ना, तो गलत हो जाओगे। अब डॉसिटैक्सेल ट्रायाजिन है नहीं, सिस्प्लैटिन सर ये ट्रायाजिन है नहीं, हमारी कौन सी ड्रग है? दैट इज द टीमोजोलोमाइड। हां जी, टीमोजोलोमाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्लियोमा, यानी ग्लियल सेल्स का जो कैंसर होता है, और एस्ट्रियोसाइटोमा यानी एस्ट्रियोसाइट का जो कैंसर होता है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है टीमोजोलोमाइड, दैट इज द एल्काइलेटिंग एजेंट अंडर द क्लास ऑफ द ट्रायाजिन डेरिवेटिव। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां पे अगर ट्रायाजिन भूल के आपने ब्रेन ट्यूमर केवल देखोगे तो लगाओगे मस्टिन, जो गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हुआ? टीमोजोलोमाइड इज द करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? नॉट अ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, कितनी बार आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा? पेरिस यानी पायराजिनामाइड, इथाम्बुटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन है, आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन है, रिफाम्पिसिन फर्स्ट लाइन है, पायराजिनामाइड फर्स्ट लाइन है, लेकिन सर इथियोनामाइड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इथाम्बुटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी मेरी फर्स्ट लाइन है। आपसे नॉट अ फर्स्ट लाइन पूछा गया, आपको इथियोनामाइड का आंसर देना था। कितना इजी नंबर मिल रहे थे। Which of the following is a safer drug to be prescribed in diabetes during the pregnancy? Diabetes during the pregnancy, sir insulin। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए एंटीकोगुलेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सर हेपेरिन आ जाएगी। तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, इंसुलिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर द डायबिटीज, और ये चीज आपको कई बार क्लासेस में हमने स्पेसिफिक किया है। Which of the following CNS stimulant is the एनालेप्टिक एजेंट? मैंने अभी आपसे बोला था क्या? हाँ जी सर, स्ट्रिक्निन, पिक्रोटॉक्सिन, डॉक्साप्रैम, ये सब मेरे सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, सब मेरे क्या होते हैं? एनालेप्टिक एजेंट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक और चेंज है, सीएनएस स्टिमुलेंट दैट इज द एनालेप्टिक। तो सीएनएस स्टिमुलेंट डॉक्साप्रैम या पिरासिटाम की बात करेंगे, सर आंसर यहां पे डॉक्साप्रैम आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का है, जब आप सीएनएस स्टिमुलेंट में जाते हो वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज इनहेलेशनल एनास्थेटिक। इनहेलेशनल में दो ही चीजें तो हमने पढ़ी हैं, गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड। गैसेस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, और वोलेटाइल लिक्विड में ए साइड यानी ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन एंड इनफ्लूरेन देखते होंगे। करेक्ट है? ऑप्शन देखो, डायजेपाम बेंजोडाइजेपिन है, मिडाजोलाम भी हमारी बेंजोडाइजेपिन है, इटोमिडेट ये सर हमारी सब क्या है? इंड्यूसिंग एजेंट है। सो आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है सर, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में इनहेलेशनल एनास्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव हिप्नोटिक्स? मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाया था, शॉर्ट एक्टिंग की बात किया जाए तो टॉम याद आएगा अंडर द बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि सब बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग है। टॉम में क्या आएगा? ट्रायाजोलाम, साथ ही साथ हमारा टिमाजिपाम, ऑक्साजिपाम, मिडाजोलाम, ये हमारे आते हैं, या एटम्स भी कभी कभी हम एल्प्राजोलाम भी बोल देते हैं। अब ऑप्शन में देखो, फ्लूराजिपाम, डायजिपाम एंड लोराजिपाम। नहीं सर, आंसर क्या है? टिमाजिपाम इज द करेक्ट आंसर। तो टॉम में लिख लीजिएगा, हमने टॉम की बात करोगे या एटम की भी कभी कभी बात कर लिया जाता है, ये सब शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। एल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम या टिमाजिपाम, ऑक्साजिपाम एंड मिडाजोलाम, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। द मेजर इनहिबिटरी अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सर जीजीडी याद किया है, गाबा, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट। सर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, गाबा लगा देना है तुरंत फटाफट।
आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। फेनाइलेफ्रिन हैज लेस अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी देन नॉरएपिनेफ्रिन। हाँ जी सर, फेनाइलेफ्रिन तो सेलेक्टिव होती है, अल्फा पे ही काम करती है, नॉरएपिनेफ्रिन की सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है। सर एकदम सही बात है। मेटाप्रोटेनॉल की बात करेंगे, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। जी सर आता है। नॉरएपिनेफ्रिन इज इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। नहीं सर, डोपामिन इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामिन हैज वेरी गुड ओरल एक्टिविटी। नहीं सर, इसकी ओरल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। सो ए और बी, ए एंड बी दो आंसर सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ए एंड बी आपका आ जाएगा, जो यहां पे सही देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आंसर है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। कोकेन एंड प्रोकेन आर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव एंड बोथ आर नोन टू कॉज एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा जी। स्ट्रक्चरली कोकेन कंटेन ट्रोपिन न्यूक्लियस वेयर एज द प्रोकेन डज नॉट। अरे वाह, हाँ जी सर, यहां पे मेरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कोकेन और प्रोकेन में बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। सर सभी कॉज करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो हमारा कोकेन होता है वो क्या होता है, उसमें ट्रोपेन न्यूक्लियाई होता है, जबकि प्रोकेन में हमारा ये नहीं होता है। सो फर्स्ट आंसर यहां पे डायरेक्ट मिल जाएगा, दोनों आंसर सही है। लिवोरफेनॉल एंड डेक्स्ट्रोफेन, डेक्स्ट्रोफेन यानी डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन, उसी की बात हो रही है, आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। देखो, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन किस क्लास की ड्रग होती है सर? एंटीटेसिव होती है। जबकि लिवोरफेनॉल की बात करते हैं सर, एनाल्जेसिक होती है। यहां पे देखो, ये हमारा एंटीटेसिव है, हाँ जी सर, और ये हमारा एनाल्जेसिक। अगर ये भी ध्यान दे लिया, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन एंटीटेसिव, तो आपका आंसर निकल के आ जा रहा था, क्योंकि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन तो सर हमारा क्या है, दैट इज द एंटीटेसिव ही है ना। What are the possible drug receptor interaction? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, जब हमने 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्यूएसआर में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ड्रग रिसेप्टर से कैसे बाइंड होता है, कैसे काम करता है। उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, पाई पाई बॉन्ड आता है, या एरिन कैटायन बॉन्ड आता है, यानी ये तीनों मेथड अप्लाई किए जाते हैं ड्यूरिंग द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। यानी ड्रग रिसेप्टर से कैसे बाइंड करता है, पॉसिबल इंटरेक्शन ये तीनों हो सकते हैं। एट्रोपिन हैज सर्व्ड एज अ प्रोटोटाइप एंड मॉलिक्यूल फॉर विच क्लास ऑफ द ड्रग? किस क्लास की ड्रग है एट्रोपिन जी? एंटी कोलिनर्जिक क्लास की ड्रग है। एंटी एंजाइनल नहीं, डायबिटीज नहीं, एंटी कोलिनर्जिक। जी सर, डायरेक्ट आंसर लगाइए। कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप अगर देखोगे तो। विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ड्रग मेटाबॉलिज्म? फेनोबार्बिटोल एंड रिफाम्पिसिन आर इंड्यूसर ऑफ द एंजाइम। हाँ जी सर, जीपीआरएस सेल फोन याद आ रहा है ना? फेनोबार्बिटोल और रिफाम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है। सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू द डिक्रीज इन द लेवल। नहीं सर, सिगरेट स्मोकिंग हमारा क्या होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। सर ये गलत है। सिमेटिडिन इज द ओनली H2 एंटागोनिस्ट दैट इंड्यूस। नहीं सर, इंड्यूस नहीं करता है सर, ये इनहिबिटर है। 17 अल्फा इथाइल एस्ट्राडायोल इज नॉन मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर है। तो आंसर हमारा पहला ही आ गया। फेनोबार्बिटॉन और रिफाम्पिसिन हमारे एंजाइम इंड्यूसर हैं। जीपीआरएस सेल फोन में हमने पढ़ा होगा, ग्लिसियोफुल्विन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटॉन, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, और साथ ही साथ हमारा यहां पे आ जाता है दैट इज द स्मोकिंग। ये सारी ड्रग हमारी आती है। Which one of the following is the incorrect statement? अच्छा जी, जरा देखो। डोपामिन कैन एग्जिट एज द ट्रांस रोटामर, एक अल्फा रोटामर, ट्रांस बीटा रोटोमर। हाँ जी सर, ये तीनों फॉर्म में एग्जिट होता है, एग्जिस्ट होता है। सेलेजिलिन, रेसेजिलिन आर सेलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ। जी सर, माओ बी। देखो क्या लिखा है, माओ बी, सेलेजिलिन, रेसेजिलिन, और इरिवर्सिबल होता है। टोल्कापोन, इंटेकापोन क्या है सर? COMT इनहिबिटर है, रिवर्सिबल है। सेरीन इज द प्रिकर्सर ऑफ द डोपामिन। नहीं सर, डोपामिन के लिए प्रिकर्सर क्या होता है हमारा? या तो फिनाइल एलेनिन बोला जाता है या टायरोसिन बोला जाता है। डोपामिन की सिंथेसिस कहां से होती है? हमने टायरोसिन से पढ़ा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। सर उसके लिए सेरीन नहीं, सेरीन तो हमारा पेनिसिलिन का प्रिकर्सर होता है। द फंक्शनल कैटालिटिक यूनिट ऑफ द स्टेरिक साइट एट एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इज कंपोज्ड ऑफ। अरे वाह, क्या बात है सर, किससे होती है? एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज हमने पढ़ा होगा। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज में हमारी एस्टेरिक साइट होती है, ये भी हमने देखा होगा। 3 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लूटामेट होता है, हिस्टिडीन होता है, और सेरीन होता है। इसीलिए एक सेरीन बाइंडिंग साइट होती है, एक हमारी क्या होती है, दैट इज द एस्टेरिक बाइंडिंग साइट होती है। अब यहां पे ग्लूटामेट, हिस्टिडीन और सेरीन आपको आंसर दिख जाएगा, तीनों चीजें आपको दिख रही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज वाले चैप्टर में।
प्रोपेंथिलिन हैज बीन फाउंड टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ, प्रोपेंथिलिन बहुत सारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करता है, इंक्लूडिंग अगर बात करोगे राइबोफ्लेविन का भी, सल्फामेथॉक्साजोल का भी, दोनों का करता है। तो यहां तो आंसर सर सी आएगा ना, क्योंकि एक का नहीं दोनों का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है। Which of the following class of drug is not OTC product? OTC क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको डायरेक्टली आप काउंटर से जाके परचेज कर सकते हैं। कफ सप्रेसेंट ले सकते हैं, कोल्ड रेमेडीज ले सकते हैं, एनाल्जेसिक ले सकते हैं, एंटी पायरेटिक ले सकते हैं, लेकिन क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो क्या? नहीं सर ये प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग है, तो इसलिए ये ओटीसी ड्रग में नहीं आएगी। नॉट पूछा गया है, आंसर आपका यहां पे आ जाएगा। Given below are two statement, one is labeled as the assertion and another is labeled as the reason. चलो जरा देखो, cefuroxime exetil is an oral form of the first generation. जरा मुझे कंफर्म करना, cefuroxime क्या फर्स्ट जनरेशन है? कितना इजी आंसर है। नहीं सर, cefuroxime तो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। मी 110 अगर मी दिख रहा है, all the मी 110 are the second थर्ड जनरेशन एक्सेप्ट cefuroxime जो सेकंड जनरेशन में आती है। सर ये फर्स्ट जनरेशन लिखा है, गलत हो गया। The acetyl form of the drug is acetyl ethyl ester of the cefuroxime, has increased lipid solubility, better absorption and given by the oral routes because it have the good oral bioavailability. हाँ जी सर, acetyl का मतलब यही है। तो A गलत है, R सही है। A is not correct but R is the correct, सर D आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इतने में आंसर था, फर्स्ट जनरेशन नहीं है। आपको याद है ना, सेफा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड में हमने सेफाक्लॉर और सेफिरोक्सिम देखा होगा, और थर्ड जनरेशन में मी 110 के बारे में बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में पाई आता है, फिफ्थ जनरेशन में रोल आता है। सारी चीजें ट्रिक के साथ याद किया है। अब देखो, दो क्वेश्चन हमारे किससे आए? एनाटॉमी से। The hair follicles is usually present in which layer of skin? Hair follicles कहां होते हैं सर? डर्मिस रीजन से होते हैं। कहां से आएंगे सर? डर्मिस रीजन से, क्योंकि हमारी जो हेयर फॉलिकल है ना, हेयर की बात नहीं हो रही है यहां पे। हेयर फॉलिकल्स कहां होता है सर? डर्मिस में होता है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अरे भैया, ब्लड ग्रुप और उसका एंटीबॉडी पूछा गया है। आपको क्या पता है? ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीजन होता है, बी एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप बी में ए एंटीबॉडी होता है। ए बी में हमारे कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ओ में हमारे दोनों एंटीबॉडी होते हैं, इसीलिए तो हमारा होता है ना यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर। अब जरा यहां पे देखो, ब्लड ग्रुप ओ में हमारा ए एंटीबॉडी भी है, बी एंटीबॉडी भी है। सर सी आंसर, थर्ड आंसर आ जाएगा। A for 3 आंसर आ गया। बाकी आप देख लो, ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होगा, बी में ए होगा और ए बी में नन होगा। सर आंसर हमारा सी आ जाएगा। सो ये रहे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम द एनाटॉमी एंड फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। आई होप ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा आपका एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ होगा कि क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो फील कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड go for the best result in the CUET PG examination from my side. All the best. Remaining questions teachers आपको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अब आगे हम बढ़ते हैं CUET PG 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे थे। इससे पहले अभिषेक सर वाला पार्ट आपने देख लिया। इस वाले पार्ट में मेरे साथ आपको फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के बने थे उसी को देखते हैं। पूरे सेशन में जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, जिसमें आपका कोरिलेट द पाउडर फ्लोएबिलिटी विद कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। जी हाँ, पाउडर की फ्लोएबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या कार्स इंडेक्स के साथ आपको मैच करना है। पाउडर से क्वेश्चन ये हमेशा आता ही आता है। तो यहाँ पे अगर कार्स इंडेक्स 1 से 10 है तो आपका गुड होगा, फेयर होगा, एक्सीलेंट होगा, वेरी प्योर होगा। 11 से 15, 32 से 27 या 16 से 20। तो देखिए, अगर आपका कार्स इंडेक्स 1 से 10 की बात आती है तो वहां पे एक्सीलेंट की बात की जाती है। तो ए वाला आपका थर्ड, अब ए वाला थर्ड आपका किस में है? इन दो में है। तो ऑटोमेटिकली आपका दो ऑप्शन यहां से हट जाता है। फिर अगर 11 से 15 की हम बात कर ले तो 11 से 15 आपका गुड वाले कैटेगरी में आता है, यानी कि बी का फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट की बात कर ले तो ये भी दोनों में है। फिर आपका 16 से 20 उसके बाद फेयर में आ जाता है। अब डी का सेकंड, अब डी का सेकंड की बात कर ले तो फर्स्ट में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बाकी 32 से 27 आपका वेरी पुअर हो गया। ऑप्शन ए यहां पे राइट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा डीप में आपका
नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इनस्क्रिप्शन कंटेन। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा है, प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं, डेट होता है, नेम एंड सेक्स और आपका एड्रेस होता है, फिर तीसरा सुपरस्क्रिप्शन होता है, चौथा इनस्क्रिप्शन, फिर आपका सबस्क्रिप्शन और आपका कह सकते हो सिग्नेचर और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके सारे 8 पार्ट थे। अब यहाँ पे इनस्क्रिप्शन की बात की जा रही है। इनस्क्रिप्शन में क्या होता है, दवाइयों के नाम और उसकी क्वांटिटी रहती है। जी हाँ, नेम और क्वांटिटी होगी इंग्रेडिएंट की इनस्क्रिप्शन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द प्रोसेस ऑफ पायरोजेनिक सबस्टांस इन पेरेंट्रल प्रोडक्ट। जी हाँ, कोई पेरेंट्रल प्रोडक्ट है, उसमें भैया पायरोजेनिक यानी जो पायरोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स के आपके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, उनको उनका प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होगा ना, उसे हम लीक टेस्ट बोलेंगे। ये तो आपका वाटर ग्लास का टेस्ट है, वाटर अटैक टेस्ट ये भी ग्लास का टेस्ट है, और पाउडर ग्लास ये भी ग्लास का टेस्ट है। तो यहाँ पे लाल लिमुलस एमिबोसाइट लाइसेट, लिमुलस एमिबोसाइट लाइट टेस्ट, जो कि आपका लाल टेस्ट होता है। पायरोजेनिक सबस्टांस तो प्रेजेंट नहीं है पेरेंट्रल में, उसी को टेस्ट करने के लिए ये आपका ये टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्या है, पायरोजेंस। जी हाँ भैया, पायरोजेंस क्या होते हैं, आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक होंगे, या फिर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया या स्पेशल टाइप ऑफ वायरस होगा। तो भैया पायरोजेंस हमेशा माइक्रोऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए माइक्रोऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अगला है, फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। जी हाँ, इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्लास्टिक का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने से बचाता है? ऑप्शन है आपका अल्ट्रामेरीन, क्रिसॉल, थैलेट एस्टर या लिक्विड पैराफिन। तो सिंपली आपका बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, तो यहाँ पे क्रिसॉल, जो कि आपके प्लास्टिक के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को बचाने का काम किया। अगला है, क्लास 100 एरिया रिफर्ड एज। जी हाँ, क्लास 100 एरिया किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एरिया, या फिर एसेप्टिक एरिया, या फिर क्लीन रूम, या फिर वेयर हाउस। तो भैया क्लास 100 स्पेशल क्लास होता है जिसमें 0 माइक्रोऑर्गेनिज्म की वो चीजें होती है, यानी कि एसेप्टिक कंडीशन वहां पे मेंटेन होता है। तो यहाँ पे एसेप्टिक एरिया इसका राइट आंसर होगा। सिंपली आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके अलग अलग एरिया के हिसाब से चीजें पता चल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर इन स्टाइल प्रोडक्ट? जी हाँ, स्टाइल प्रोडक्ट में टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर, टोनिसिटी मॉडिफायर की तरह कौन सा एजेंट यूज नहीं होगा? भैया NaCl, सोडियम क्लोराइड, टोनिसिटी ये तो मेंटेन करेगा, ग्लिसरीन भी मेंटेन करता है, लैक्टोज भी करता है। मैग्नीशियम स्टेरेट क्या ये करेगा? क्या ये तो आपके टैबलेट के फॉर्मुलेशन में यूज होगा, है ना, एज अ लैक्सेटिव बाइंडर कैसे भी कह सकते हो, है ना। तो ये मैग्नीशियम स्टेट आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a sub-component of continuous spray valves used in aerosol? जी हाँ, एरोसॉल आपने देखा होगा, जो पंप होगा, स्प्रे होगा। अब एरोसॉल में अलग अलग आपके कंपोनेंट होते थे, एक्चुएटर होता था, डिप ट्यूब होती थी, स्टीम गैस्ट्रिक होती थी। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सब कंपोनेंट नहीं है। देखो, एक्चुएटर जो दबाते हो वो तो होगा, डिप ट्यूब जो इसमें डिप में ट्यूब रहती है वो भी होगी, और आपका स्टीम गैस्केट भी होगा यहाँ पे। लेकिन लोअर पंच आपका सब कंपोनेंट नहीं है कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व का, लोअर पंच आपका नहीं होता है। नॉट पूछा है तो यही तो हो गया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना। आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज एंटरिक कोटिंग मटेरियल फॉर टैबलेट? हाँ जी, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि टैबलेट के एंटरिक कोटेड मटेरियल की तरह यूज नहीं होता? तो भाई आपका सेलुलोज एसिडेट थैलेट ये भी यूज होगा, यूड्राजिडेल भी होता है, आपका हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज HPMC थैलेट भी होगा, लेकिन PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल लैक्सेटिव ये तो नहीं होगा आपके कोटिंग मटेरियल में। तो ये नहीं होता है, नॉट पूछा था, सिंपल इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए भैया, कुछ आपके फिजिकल फार्मेसी से भी क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइप ऑफ आपके न्यूटेनियन नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड दिया है और उसका एग्जांपल चलो आपको लगाओ। सिंपल न्यूटेनियन फ्लूइड की बात की जाए तो न्यूटेनियन फ्लूइड का सिंपल एग्जांपल क्या होता है? वाटर होता है। फिर आपके प्लास्टिक फ्लूइड की बात कर ले तो प्लास्टिक फ्लूइड आपका हमेशा कंसंट्रेटेड सस्पेंशन की बात आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सूडो प्लास्टिक की तो आपका एक्वस डिस्पर्शन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड होगा, जबकि डाइल्यूटेंट आपका डिस्पर्शन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल डिफ्लोक्युलेटेड पार्टिकल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मिला सकते हो यहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगला है द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज गवर्न बाय स्टोक्स लॉ। देखो, स्टोक्स लॉ ने क्या बताया कि जो सस्पेंशन होता है उसकी जो आपका सेडिमेंटेशन होता है, यानी पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होता है, एज पर द लॉ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्टोक्स लॉ में किसके इनवर्सली होगा, किसके इनवर्स होगा। मतलब देखो,
अब भैया अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो डायरेक्टली होगा, जितना पार्टिकल साइज बड़ा रहेगा उतना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा, ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन अच्छा होगा, और डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में डिफरेंस जितना अच्छा होगा उतना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगा। लेकिन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यहाँ पे इनवर्स पूछा है, किसके इनवर्सली होगा भैया? विस्कोसिटी। हाँ जी, मीडियम अगर ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है तो आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा। भैया आपका क्या पूछा था? इनवर्सली ही तो पूछा था, इनवर्स पूछा था, तो इनवर्स किसके होगा? सिंपली आप कह सकते हो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के इनवर्स होगा, है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज ग्लाइडेंट, एज अ लुब्रिकेंट, एज वेल एज एंटी एडहेरेंट? जी हाँ, टैबलेट को बनाते हो तो ग्लाइडेंट की तरह, ल्यूब्रिकेंट की तरह, एंटी एडहेरेंट की तरह कौन होगा? लैक्टोज होगा, स्टार्च होगा, मैग्नीशियम स्ट्रेट, पॉलीथाइलिन होगा। सिंपल एग्जांपल और बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, पूछा भी जाता है। मैग्नीशियम स्ट्रेट एज अ ग्लाइडेंट भी, लुब्रिकेंट भी और एंटी एडहेरेंट भी आपका सिंपली किसमें? टैबलेट प्रोडक्शन में यूज होगा। ठीक है, बैंक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है किसके डिटर्मिनेशन से? सस्पेंशन कौन सा टाइप का है उसको बताता है, या फिर इमल्सन के टाइप को बताता है, ऑइंटमेंट टाइप या टैबलेट टाइप? सिंपली आपका इमल्सन टाइप। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, बैंक्रॉफ्ट रूल इमल्सन टाइप के रिलेटेड होगा। एविसेल, एविसेल ट्रेड नेम, ब्रांड नेम है किसका? पॉलीविनाइल प्रोइलूडोन यानी पीवीपी का, सेलुलोज एसिटरफेलेट सीएपी का, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी या लैक्टोज? आपने पढ़ा भी होगा, ब्रांड नेम ट्रेड नेम से क्वेश्चन आते हैं, आप हर एक पॉलीमर के, हर एक कह सकते हो एडिटिव के, तो एमसीसी को एविसेल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस? हाँ जी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए यूज होते हैं? काउंटर काउंटर बिल्कुल यूज होता है, माइक्रोस्कोपिक मेथड ये भी आपके पार्टिकल साइज को बताएगा, सीविंग भी तो पार्टिकल साइज को बताता है, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या पार्टिकल साइज को बताएगा क्या? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये तो नहीं होगा, तो एबीसी ही तो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग पी ऑफ वेरियस ड्रग कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग? जी हाँ, पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग पी अलग अलग ड्रग का किससे आप डिटरमाइन करते हो भैया? रिवर्स फेज इवेपोरेशन, सेक फ्लास्क मेथड, या कोवर्सेशन फेज सेपरेशन, या फिर वेट ग्रेनुलेशन? तो भैया सिंपली सेक फ्लास्क आपने पढ़ा था कि नहीं? किसके लिए? पार्टीशन कोफिशिएंट, अलग अलग ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। अगला है, नॉइजी विटनी इक्वेशन किसको डिस्क्राइब करता है? एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिसोल्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन? सिंपली भैया नॉइजी विटनी इक्वेशन डिसोल्यूशन के लिए ही तो हुआ, है ना। सब कुछ आपने पढ़ा है, जीपैट का पूरा सिलेबस ही तो आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, कंसीडरिंग एपोथेकेरी सिस्टम 300 मिनिम्स ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू? जी हाँ, फ्लूइड में जो आपका मेट्रिक सिस्टम, एम्पेरिकल सिस्टम, आपके वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो वहां पे एपोथेकेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग 300 मिनिम को क्या बोल देंगे? 1 पिंट बोलेंगे, 5 फ्लूइड ड्रैकम बोलेंगे, 1 फ्लूइड आउंस या 1 गैलन। तो भैया डोज कैलकुलेशन और आपका कैलकुलेशन से सिंपली जो आपके मेट्रिक सिस्टम वगैरह होंगे, एम्पेरिकल सिस्टम, उससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। 5 फ्लूइड ड्रैकम, ठीक है। चलिए अब माइक्रोबायोटिक में घूमते हैं भैया। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन अलग अलग एंटीबॉडी के टाइप दिए हैं और इसके डिटेल दिए हैं। आईजीजी एंटीबॉडी और आईजीई, आईजीएम और आईजीडी। आईजीजी को क्या बोलते हैं? सिंपली आपका कह सकते हो इंटरनल बॉडी फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलर, आईजीजी को बोला जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी? आईजीई की, तो ये आपका सीरम से रिलेट करता है। आईजीएम की हम बात कर लें तो ये आपका लार्जली कन्फाइंड ब्लड स्ट्रीम होता है, और लास्ट आईजीडी सेकंड हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लग रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एक बार मिला लेना, कंफर्म कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोटॉक्सिन? जी हाँ, एंडोटॉक्सिन के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? एंडोटॉक्सिन भैया टॉक्साइड फॉर्म नहीं कर सकती, या एंडोटॉक्सिन रिलीज होती है सेल वॉल ऑफ लाइस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। एंडोटॉक्सिन आपका नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, और एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल ये भी ट्रू है। लेकिन प्रोटीनिशियस होते हैं क्या? प्रोटीनिशियस तो नहीं होते, है ना। देखोगे एंडोटॉक्सिन को तो वो प्रोटीनिशियस नेचर नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे नॉट ट्रू है। अगला है, विच टेक्निक इज नॉट यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? फूड का प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती? स्टरलाइजेशन फूड को बचाती है बिल्कुल, पॉस्चराइजेशन मिल्क का करते हो, कैनिंग भी किया जाता है, लेकिन टैनिंग ये कोई टेक्निक आपकी फूड को प्रिजर्व करने की नहीं होती, ठीक है, तो टैनिंग आपका नहीं है। अगला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सॉसेज फूड प्रोडक्ट? जी हाँ, सॉसेज फूड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है भैया? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, इंट्रोबैक्टर क्लोइंस, या पेडिकोकोकस
सर्विसिए या लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। तो सिंपली सॉसेज फूड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपका पेडिकोकोकस सर्विसिए। ठीक है, आगे अगला है आल बैक्टीरियोफेज हैविंग न्यूक्लिक एसिड कोर कवर्ड बाय प्रोटीन कोट नोन है। जी हाँ, जितने भी बैक्टीरियोफेज होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड कोर रखते हैं जो कि कवर्ड होता है प्रोटीन कोट से, जिसे हम कैप्सिड बोलेंगे, इन्वेलप बोलेंगे, फिलामेंट या फ्लैजेला बोलेंगे। सिंपली ऑप्शन इसका कैप्सिड राइट होगा। क्या बोलेंगे? कैप्सिड। ठीक है, अगला कलेक्शन ऑफ ऑल आरएनए ट्रांसक्राइब्ड एलिमेंट फॉर अ गिवन जीनोम इज नोन है। जी हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल आरएनए ट्रांसक्राइब एलिमेंट गिवन जीनोम में क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स बोला जाएगा ना। ये पढ़ लेना, बायोटेक का क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पोर्शन का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ एडजुवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। जी हाँ, वैक्सीन के प्रिपरेशन में कौन सा आपका एज द एडिटिव या एडजुवेंट यूज नहीं होगा? एल्युमिनियम साल्ट, लिपिड, ग्लूकोज या मोरिमिल पेप्टाइड। तो ऑप्शन यहाँ पे ग्लूकोज आपका एडजुवेंट नहीं होता है। सो ये थे टोटल आपके कह सकते हो हमारा बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और सुटिक्स के क्वेश्चन। इसके आगे आपके ऑर्गेनिक और कोग्नोसी वगैरह एनालिसिस और कह लो सारी चीजें आपको आगे वाले टीचर्स करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ज्यादा उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पॉइंट वाइज सुपरफिशियल क्वेश्चन है, इतना अटेम्प्ट कीजिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। आगे वाले टीचर लोग के साथ कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 और ये आपका केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट यहां से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मैथ द फॉलोइंग का। तो यहां पे क्या क्या था? 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, 6 मेंबर का ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इनमें से क्या होता है? तो देखो पायरन की बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास में 6 मेंबर का आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। मींस ए में ही आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ए के साथ फर्स्ट देख लो, सिर्फ एक ऑप्शन में ही था और डायरेक्ट इसी से ही आपका सारा का सारा कुछ सॉल्व हो चुका था। 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग में आपका, तो यहां आपका ट्राइजोल हो जाएगा। देखो ट्राइजोल में क्या होता है? 5 मेंबर की रिंग होती है। 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग में तो ये पिरिमिडीन हो जाएगी, 2 नाइट्रोजन से यहाँ पे होते हैं। ज़ैंथीन में आपका कैफीन में आ जाएगी, ज़ैंथीन न्यूक्लियस पाया जाता है कैफीन के अंदर। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तो पूरा लाइन से ही लगा हुआ था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? यहाँ से इसका करेक्ट हो गया हुआ था, ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैथ्स का ही, यहाँ पे है मैथ्स द फॉलोइंग का ही। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? तो ये होता है आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX होता है। तो आपका सेकंड, ए का क्या हो गया? देखो सेकंड हो गया। तो फर्स्ट के साथ आप सेकंड देखो कहां पे है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ये रॉन्ग है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। गिलमैन रिएजेंट क्या होता है? डाई एल्किल कॉपर लिथियम होता है आपका यहाँ पे। तो बी का तो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। एल्डोल कंडेंसेशन आपका कहां पे होता है? ये 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड में होगा। कौन से एल्डिहाइड? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सो ये आपका थर्ड हो गया। और बेंजाइन मैकेनिज्म ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ। सो आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, 3 देखो कहां पे है? सेकंड, ठीक है। सेकंड के बाद आपका फर्स्ट आ रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जा रहा था यहां से। मैच का यहां पे था फॉलोइंग का, तो ए यहां से क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन यहां से क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो एसिडिटी और बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया हुआ है। एन एसिड इज अ स्पीशीज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो ये तो पहला ही क्या हो गया? रॉन्ग है। अ बेस इज अ स्पीशीज हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज अ प्रोटॉन। बेस क्या करते हैं? प्रोटॉन लूज करते हैं। नहीं, ये तो एसिड का काम है। तो ये भी क्या हो गया? बेस के रेस्पेक्ट में रॉन्ग हो गया है। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H+H3O। यस, H3O कुछ और नहीं है, यही तो है H+H2O। मतलब बेसिकली आपसे पूछ क्या रहे हैं? वो H+ आयन कंसेंट्रेशन ही तो बोल रहे हैं। तो पीएच इज द माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। यस, बिल्कुल सही बात है। पीएच क्या लिखते हो आप लोग? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो यही बात लिखी गई, सी ऑप्शन तो करेक्ट है। स्ट्रॉन्गर द एसिड द स्ट्रॉन्गर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। एसिड अगर अच्छा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ये अपोजिट चलते हैं। अगर बेस अच्छा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? वीक होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। सिर्फ सी ऑप्शन ही क्या हो रहा है आपका यहां से? करेक्ट हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका यहां से क्या था? करेक्ट स्टेटमेंट हो जा रहा था। क्वेश्चन अगला क्या है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकेंडरी ब्यूटिल एसीटेट। जो सेकेंडरी ब्यूटिल एसीटेट होता है, देखो यहां पे देख लो 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे हो गए 1 2 3 4 हो गए यहां पे। एक मिनट 5 4 है क्या? रुक जाओ, इसको रॉन्ग कर दो। ये रहा, और यहां से है आपका क्या? एसीटेट था ना,
तो C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4 4 आपके यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, कैसा है, सेकेंडरी ब्यूटिल है, एसीटेट हो गया यहाँ से आपका। इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर आप इंसर्ट कराएंगे, वाटर इंसर्ट करते ही क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। और ये जैसे ही यहाँ से आपको क्या होगा, ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होकर के क्या मिलेगा आपको, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ये क्या होगा आपको, यहाँ से ब्यूटेनॉल मिलेगा। कैसा ब्यूटेनॉल मिलेगा, कैसा ब्यूटेनॉल मिलेगा, तो आपको सेकेंडरी ब्यूटेनॉल मिलेगा। हाँ, जो आपका साइन होगा, रोटेशन होगा यहाँ पे, वो क्या होगा आपका अपोजिट साइन का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आपको क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकेंडरी ब्यूटिल एसीटेट यील्ड्स सेकेंडरी ब्यूटेनॉल विद सम रोटेशन बट विद अपोजिट साइन। यस, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। अगला क्या हुआ, SN2 रिएक्शन गोज विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन एटम अंडर अटैक। यस, बिल्कुल सही बात है, SN2 रिएक्शन होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो बोथ A एंड B आर ट्रू एंड B इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का, तो आपका A ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। असर्शन के लिए यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट कन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो जरा, इन सभी कन्फॉर्मेशन में से हमने बोला कि हमारा सबसे बेस्ट कौन सा होता है, जो होता है आपका एंटी पोजिशंस पर होते हैं। देखो इनमें से एंटी पोजिशंस पर कौन कौन है भाई, ये आपका इधर वाले कार्बन के साथ OAC लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, OAC लगा हुआ है। और ये आपका NCH3 का होल ट्वाइस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे क्या है, देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस पर लगे हुए हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स होते तब तो हम बोलते कि आपका क्या हो जाएगा, जो ज्यादा पास होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बेहतर हो पाएगी और वो आपके बेटर कन्फॉर्मेशंस होते हैं। बट यहाँ एंटी वाला क्या होगा, सबसे बेस्ट स्टेबलाइज्ड होगा। एक ही जगह पे देखो एंटी दिख रहा है, यहाँ भी एंटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो आपका क्या है, इक्लिप्स्ड आ रहा है। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जा रहा है। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन हो जा रहा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हैव फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, the softest biological nucleophile sites are cysteine thiol groups of on proteins. Primary and secondary amino groups of lysine histidine on the proteins are hard nucleophiles. Softest nucleophile are the oxygen atom of purine and pyrimidines on DNA and RNA. क्या पूछा गया हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सही बात है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। सॉफ्टेस्ट बायोलॉजिकल न्यूक्लियोफिलिक साइट्स आर सिस्टीन थायोल ग्रुप्स ऑन द प्रोटीन्स। तो जो आपका सिस्टीन में थायोल ग्रुप होता है, SH होता है, यहां पे क्या होता है, इसके पास में दो लोन पेयर्स होते हैं। तो हाँ जी, लोन पेयर्स आपका कैसा एक्ट करते हैं, आपके यह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स के जैसे एक्ट करेंगे। ये पॉइंट भी सही लिखा गया हुआ है, सही लिखा है, आपसे इनकरेक्ट फॉल्स पूछा गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप ऑफ लाइजीन एंड हिस्टिडीन ऑन द प्रोटीन्स आर हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। हाँ जी, यहाँ आपके यहाँ पे क्या होते हैं, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप जो होते हैं, अमीनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप्स हैं, चाहे ये प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, ये होते तो कैसे हैं भैया आपके, ये होते तो कैसे हैं, RNH और R2 N आपका यहां से कह सकते हैं, NH लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं। सॉफ्टेस्ट न्यूक्लियोफाइल ये जो लिखा गया हुआ है, ऑक्सीजन एटम। तो जरा एक बात बताओ, क्या प्यूरिन या पिरिमिडीन में, अरे पिरिमिडीन में चाहे बात करते हो, प्यूरिन में, यहां तो नाइट्रोजन एटम होते हैं। दोनों के ही केस में क्या होते हैं, नाइट्रोजन एटम होते हैं। और आपसे पूछा क्या गया था, ऑक्सीजन। देखो एक छोटा सा पॉइंट था बिल्कुल, जो कि यहां से फॉल्स हो रहा था। ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, नाइट्रोजन होता है। फॉल्स क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां से फॉल्स है। तो फॉल्स बताना है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पे आ जाओ। ग्लूटाथायोन जो होता है, GSH कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस बाय। तो ग्लूटाथायोन जो होता है, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन में आप बात करते हो, तो जो SH ग्रुप होता है, ठीक है ना, SH ग्रुप जो होता है ये अटैक करता है, इसके जो लोन पेयर्स होते हैं ये अटैक करते हैं आपके RX पर, एल्किल हैलाइड पर आपका।
ये SH ग्रुप आपका क्या करता है, यही तो अटैक कर रहा होता है आपके RX पर। तो ये कैसा है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करता है टू अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा निगेटिव। पहले से कैसा, ये कार्बन कैसा होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा होता है। सो आपका सल्फर ग्रुप जो होता है ग्लूटाथायोन का, ये अटैक करता है आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड पे। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय GSH, ना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय GSH ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ ड्रग्स। यस, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है यहां से। तो बाकी में तो भाग ही जाओ फिर, अब हमको करेक्ट आंसर तो बी में ही मिल चुका है, बी ऑप्शन में ही हमको करेक्ट आंसर मिल चुका हुआ है। अगला क्या है, देखो अगला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज गवर्न्ड बाय। किसी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, लेट्स सपोज ये रही हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड कराते हैं। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे HCl का एडिशन कराया हुआ है। तो जब आप HCl का एडिशन कराते हो तो क्या होता है, आपको H ऐड हो जाएगा, CH2 था तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा और Cl यहां लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहां H जाएगा और यहां क्या आएगा, Cl जाएगा। ये जो एडिशन हुआ है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, यह कौन सा मेथड है, यह कौन सा एडिशन होता है? सो ये आपका सेटजेफ है, मार्कोनिकॉफ है, ब्लैंक है या फिर CIP है। सो देखो जो सेटजेफ रूल होता है ये एलिमिनेशन के लिए यूज होता है। जब आप एलिमिनेशन करा रहे होते हैं तो एलिमिनेशन के केस में आप क्या करते हैं, सेटजेफ रूल लगाते हैं और सेटजेफ बोलता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वह मेजर प्रोडक्ट होती है। मार्कोनिकॉफ एडिशन का रूल होता है। मार्कोनिकॉफ का कहना है कि जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन हुआ करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से लगता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाला कार्बन अपना लेस सब्स्टिट्यूटेड था, डायरेक्ट कार्बन इससे कम लगे हुए थे। तो यस, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, यहां से करेक्ट हो जा रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर इट इज नेसेसरी फॉर द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व टू पोसेस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई हुई है। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्टिंग स्पीशी के, उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास में होनी ही होनी चाहिए। अच्छा, रीजन क्या बोला गया, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी थॉट एज एन एनर्जी बैरियर टू अ रिएक्शन। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये एक क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, बैरियर होता है, जिसको क्रॉस करते ही आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आपके रिएक्टेंट की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी तो यही तो है, यही एम एनर्जी तो आपका क्रॉस करने के लिए जो रिएक्टिंग स्पीशी है उनके पास अगर इतनी अमाउंट की एनर्जी होती है तो आपका रिएक्शन तुरंत ही हो जाता है और आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स हमारे सही हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब हमारा ए बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर असर्शन। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, देखो कैटेकोलामीन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड। जो कैटेकोलामीन्स होती हैं वह कौन से एमिनो एसिड से सिंथेसाइज की जाती हैं, लाइसिन से, ग्लाइसिन से, ट्रिप्टोफैन से या फिर फेनाइल एलानिन से। तो यहां पे तो कुछ था ही नहीं, क्या हो जाएगा, फेनाइल एलानिन हमारा करेक्ट हो जाता है। फेनाइल एलानिन अपना करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरली ये स्टेरॉयडल स्केलेटन कंटेन्स, तो जो स्टेरॉयडल स्केलेटन होता है उसके अंदर कितनी रिंग्स होती हैं, ए बी, ए बी सी एंड ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास में एक जनरल जो स्टेरॉयडल स्केलेटन होता है उसके पास में हम बात करते हैं अगर, तो अगर हम इसको हटा भी दे, चलो ये अगर सपोज हम इसको हटा भी देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी ये। तो ये क्या होता है हमारे पास में, ए बी सी और डी हमारे पास में 4 रिंग्स होती हैं। तो ए बी सी डी सभी करेक्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर यहाँ पे देखो
सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइजेस दिस सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एज अ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के तौर पे एक सुपरक्रिटिकल फ्लूइड में हम कौन सा यूज करते हैं सुपरक्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी में? तो यहां पे हम यूज कौन सा करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का यूज किया जाता है यहां से। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा डियर? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज सुइटेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीक एसिड्स एंड बेसिस एंड प्रोवाइड अ सॉल्वेंट इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। बिल्कुल सही बात है। जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात लिखा गया हुआ है। आपका पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। एसिटिक एसिड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द प्रोसीजर ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस विद परक्लोरिक एसिड। ये पॉइंट भी तो सही लिखा गया हुआ है, ये पॉइंट भी तो सही है। और ये आपका दोनों बोले, दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। तो आप देखो कहां पे है? यस, ये रहा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो डाउट वाला क्वेश्चन है। मैं क्यों बोल रहा हूं? यहां देखो क्या लिखा गया, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो अच्छा, डी वाला देखो, प्रोटॉन एनएमआर इज, सॉरी ई ऑप्शन, प्रोटॉन एनएमआर इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंड द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल कंपाउंड। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। अभी जरा इनमें आओ। गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड फॉर दोज केमिकल कंपाउंड्स विद विच डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम क्या बोलते हैं कि वोलेटिलिटी से हम इनको सेपरेट करते हैं, लेकिन हम जनरली बोलते हैं कि इनका डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, ये नॉन डिकम्पोजेबल हो, हाई टेम्परेचर पर भी ये डिकम्पोज ना होने पाए। तो ये वाला देखो एक स्टेटमेंट यहां पे थोड़ी सी पॉइंट। सी ऑप्शन क्या है? मेंथॉल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मेंथॉल को नहीं बल्कि गैस स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। तो ये तो रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है। बिल्कुल सही है, सी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब सी स्टेटमेंट देखो यहां पे कहां पे है? सिर्फ एक ही जगह पर है हमारा सी स्टेटमेंट, लेकिन सी के साथ इन्होंने क्या और लगा दिया है? डी भी रॉन्ग है। जरा अब डी को देखो। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। तो जो इंफ्रारेड होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो तो बिल्कुल सही है, वो तो आपके फंक्शनल ग्रुप को ही वहां पे क्या कर पाती है? जज कर पाती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से वाइब्रेशंस के थ्रू हम क्या जान सकते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप वहां पे क्या है, कौन से है? तो हमारा यहां पे इनके अकॉर्डिंग तो डी भी रॉन्ग हो गया है। लेकिन थोड़ा जल्दी से देखो आप, डी यहां कैसे रॉन्ग हो सकता है? ये तो सही स्टेटमेंट था। तो यहां पे थोड़ा सा यह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इस वजह से मे बी ये जरूर रॉन्ग दिया गया होगा, और ये सभी के लिए मार्क्स यहां पे उन्होंने जरूर से जरूर दिए हुए हैं। तो ये आपका, वैसे तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी और डी एक ही जगह पे सी आ ही रहा है, जो कि सी हमको एग्जैक्ट इनकरेक्ट दिख रहा था। तो सी आ रहा है, लेकिन सी के साथ इन्होंने डी को भी लगा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सी एंड डी इनके अकॉर्डिंग हो रहा है। फार्माकोग्नोसी पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और इनका आंसर क्या होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो देखिए असर्शन में दिया गया है विनक्रिस्टीन एंड रिजरपिन आर इंडोल एल्किलॉइड्स। रीजन में आते हैं, रीजन में दिया है टायरोसिन एंड फेनिलालिन आर द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडोल एल्किलॉइड। तो सबसे पहले जैसे कि रीजन में दिया गया है इंडोल एल्किलॉइड, जो एसर्शन है हमारा इंडोल एल्किलॉइड, इनके बारे में जानते हैं। तो इंडोल एल्किलॉइड के क्लासिफिकेशन को याद करेंगे आप लोग, एक ट्रिक से लिखिएगा जो कि है क्या? नाइपर। ठीक है, नाइपर के ट्रिक से याद रख लेना है। एन फॉर आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? नक्स वोमिका। आई से आपको क्या याद रखना है? विनका। ठीक है, ये जो आपका आई है उसे आप लोग विनका के आई में आप लोग करके कोरिलेट करके इसको याद रख लीजिए। पी से हम लोग याद रखेंगे फिसोस्टिग्मा। ठीक है, अब ई से याद रखना है आपको एर्गॉट एंड आर फॉर राउल्फिया।
ठीक है। तो इससे आपको जितने भी एल्क्यूलाइड जो कि क्या है इंडोल एल्क्यूलाइड के आने वाले जो ड्रग है वो याद रहेंगे नाइपर के ट्रिक से। तो अब बात आती है विनक्रिस्टिन। ठीक है, तो विनक्रिस्टिन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? आपका विन का। तो जी हाँ, ये इंडोल एल्क्यूलाइड के अंदर आ रहे हैं। रिजरपिन किस में पाया जाता है? आपके राउल्फिया में। ठीक है, राउल्फिया में क्या होता है? रिजरपिन आपका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है। तो ये भी क्या हो गया? आपका इंडोल एल्क्यूलाइड। तो ये जो आपका असर्शन है वो क्या है? राइट है। अब हम बात करेंगे टायरोसिन एंड फेनिलालिन की। तो जो कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रिकर्सर है इंडोल एल्क्यूलाइड के सिंथेसिस का, बट ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है वो आपका जो क्या हो जाता है, ये जो रीजन है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो टायरोसिन है वो क्या होता है, जैसे कि ओपियम एल्क्यूलाइड जो आपके हैं, ठीक है, मॉर्फिन वगैरह, उनके लिए प्रिकर्सर की तरह यूज होते हैं, उनके सिंथेसिस में यूज में आते हैं। फेनिलालिन की बात करेंगे तो इफेड्रिन वगैरह, ठीक है, इफेड्रिन वगैरह के सिंथेसिस में ये प्रिकर्सर की तरह यूज होते हैं। बट बात आती है यदि इंडोल एल्क्यूलाइड्स की, तो इंडोल एल्क्यूलाइड के सिंथेसिस के लिए आप याद रखिए ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ट्रिप्टोफेन यूज में आता है सिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर असर्शन क्या है? करेक्ट है, बट रीजन क्या हो गया? रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पे सी में आप देख पाएंगे ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। क्या कुछ असर्शन रीजन दिया गया है? फिर से हम लोग देखते हैं जल्दी से। ठीक है, गोल्ड बिटर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ट्रू टैनिन इन अ क्रूड ड्रग सैंपल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्या है? ट्रू टैनिन के लिए डिटर्मिनेशन के लिए यूज में आता है। फिर दिया गया है क्लॉ एंड कॉफी कंटेन सूडो टैनिन। ठीक है, तो टैनिन क्या होता है? ये जो वर्ड है पहले आप समझिए टैनिन क्या है। तो टैनिन ऑफ द हाइड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? ये जो जैसे कि एनिमल जो हाइड है मीन्स स्किन है, उनको डिकम्पोज मीन्स सड़ने से ये बचाते हैं। तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? टैनिन कहते हैं। और कहीं पे भी टैनिन वर्ड आए तो आपको क्या याद रखना है? इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की ये रखती हैं। तो अब यदि बात करेंगे इनको आइडेंटिफाई करें कैसे, तो इनके लिए किया जाता है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। ठीक है, तो ये गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्या है? यहाँ पर हम गोल्ड बिटर स्किन लेते हैं। गोल्ड बिटर स्किन किसे कहा जाता है? ऑक्स के इंटेस्टाइन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले के टाइम में इसे इंटेस्टाइन, इनके स्किन को यूज किया जाता था गोल्ड को बीट करने के लिए। ठीक है, मीन्स उनको उनके शेप में लाने के लिए। तो इसीलिए तब से उनको गोल्ड बिटर स्किन कहा जाता है। और इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट अभी हम देखते हैं जिसको हम गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट कहेंगे, जिससे कि जो ट्रू टैनिन है उनका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्लॉ और कॉफी दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी ये आपके जैसे कि हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। टैनिन यदि बात करें दो टाइप के होंगे। पहले आपका जैसे कि आपके लिए ट्रू टैनिन। ठीक है, ट्रू टैनिन में क्या आएगा? दो टाइप का टैनिन आता है, एक हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और एक कंडेंस टैनिन। ठीक है, और एक टैनिन होगा आपका सूडो टैनिन। सूडो टैनिन मीन्स, सूडो मीन्स क्या होता है? झूठा। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे टैनिन जो सिर्फ दिखावा करेंगे, कह लीजिए कि उनमें कुछ प्रॉपर्टी होगी जो कि टैनिन से मिलती जुलती रहेगी, फिर क्या होंगे? ये एक्चुअल में टैनिन नहीं होते, कुछ प्रॉपर्टी बस कह सकते हैं जो दिखावा करने के लिए टैनिन है और एक्चुअल में नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाता है? सूडो टैनिन कहलाता है। जैसे कि आपने कॉफ़ी में देखा होगा, हल्का सा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी उसमें होता है। ठीक है, कॉफ़ी हो गया और आपका क्लॉ है, तो ये सारे क्या हैं? सूडो टैनिन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कह सकते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, ध्यान रखिए। बट यहाँ पर गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट के लिए और यहाँ पर क्या दिया गया है? ट्रू टैनिन और सूडो टैनिन। तो सूडो टैनिन ये गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट में पास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रू टैनिन है वही गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को पास करेगा। तो यहाँ पर जो इनका रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं असर्शन को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ए, मतलब कि असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आप देख सकते हैं बहुत ए एंड आर ट्रू है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जैसे हमने बात की थी गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को जो ऑक्स का इंटेस्टाइन है वो लेंगे
अब इन्हें हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ हम डीप करेंगे ताकि इनमें जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। फिर इनको वाटर के साथ वॉश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इनको टैनिन जो भी हमारा कंपाउंड है, टैनिन कंपाउंड, उनके साथ 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, जो हमारी स्किन है उसे हम वॉश कर लेंगे 1% FeSO4 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वो क्या देगा, ब्राउन टू ब्लैक कलर शो करता है स्किन, ठीक है। जो स्किन है वो ब्राउन से ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस जो सैंपल है, ये जो हमने टैनिन सैंपल लिया है उसमें क्या है, ये कलर डेवलप होता है, ठीक है। कौन सा कलर, तो आपका ब्लैक ब्राउन, और यही इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में क्या है, टैनिन प्रेजेंट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए दिया गया है क्या कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से असर्शन रीजन है, डायरेक्टली आते हैं। असर्शन में क्या कुछ दिया गया है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट ओनली कैलकुलेटिंग स्टोमाटल नंबर इज नॉट सफिशिएंट, स्टोमाटल इंडेक्स शुड बी आल्सो बी कैलकुलेटेड, ठीक है। लीफ कांस्टेंट की बात हो रही है, इट मीन्स माइक्रोस्कोपिकल जो आपका इवेल्युएशन है उनसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। रीजन में क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ स्टोमाटा इन यंग लीफ एंड मैच्योर्ड लीफ आर द सेम, ठीक है। अब स्टोमाटल नंबर और स्टोमाटल इंडेक्स क्या होता है ये समझते हैं। ये लीफ कांस्टेंट मीन्स अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इवेल्यूशन की बात हो रही है। माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन जब हम करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा लीफ का TS वगैरह हम बनाएंगे, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्टोमाटा नंबर और स्टोमाटल इंडेक्स इनका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें पता चलता है। तो यहाँ पे बात हो रही है यदि हम डिटरमाइन कर रहे हैं लीफ कांस्टेंट, तो केवल हमें स्टोमाटल नंबर नहीं, साथ ही साथ स्टोमाटल इंडेक्स भी कैलकुलेट करना चाहिए। ये सही है, ठीक है। ये वाला जो हमारा असर्शन है ये करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे रीज़न की, तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है क्योंकि स्टोमाटल जो नंबर है वो यंग लीफ और आपके मैच्योर्ड लीफ दोनों में ही सेम होता है, ठीक है। अब जो आपका स्टोमाटा लीफ है उसमें जो स्टोमाटा है यंग जब रहेगा तब भी वही है, और आपका मैच्योर हो जाएगा तब भी सेम है, ये कहा गया है। तो कहीं ना कि क्या हो जा रहा है, आपका असर्शन भी सही है और यहाँ पर रीजन भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, और जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे जो स्टोमाटल नंबर क्या होता है ये हम समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक लीफ ले रहे हैं, ठीक है, ये लीफ है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे 1 mm, इसका क्या ले लेते हैं, चौड़ाई भी ले लेते हैं, और 1 mm इसकी लंबाई भी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 mm स्क्वायर हो गया। तो इस अब लीफ का ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर जितने भी स्टोमाटा प्रेजेंट है इसको हम क्या कहेंगे, स्टोमाटल नंबर कहते हैं, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये जो हमने एपिडर्मिस लिया है लीफ का, ये जो आपका एपिडर्मिस हमने लिया है 1 स्क्वायर mm का, तो इनमें जितने भी स्टोमाटा होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टोमाटल नंबर कहलाएंगे। बट वहीं पर यदि हम बात करते हैं स्टोमाटल इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोमाटल इंडेक्स में जितने भी आपके स्टोमाटा हैं इनके लिए एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर देखेंगे ये क्या है, आपका स्टोमाटा जितने भी प्रेजेंट है आपके लीफ में, साथ ही साथ एपिडर्मिस प्लस स्टोमाटा इंटू 100 करना है, ठीक है। जो आपका देखेंगे इट इज परसेंटेज विच इज द नंबर ऑफ स्टोमाटा फ्रॉम टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। जितने भी टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल यहाँ पे आपको लिखना है, टोटल स्टोमाटा लिखना है, और इनको क्या करना है, आपको प्लस कर देना है स्टोमाटा से इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, जिससे कि क्या निकलेगा, स्टोमाटल इंडेक्स। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या है, लीफ कांस्टेंट में हमें डिटरमाइन करना होता है। आगे चलते जाइए, फिर से आया आपका क्या, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, जहाँ पर दिया है लिबरमैन बर्चान टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर डिजिटालिस, डायस्कोरिया एंड स्ट्रोपेंथस। डिजिटालिस, डायस्कोरिया एंड स्ट्रोपेंथस हैव स्टेरॉल रिंग कंटेनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो आपका असर्शन है ये बोल रहा है कि लिबरमैन बर्चान टेस्ट से हमें डिजिटालिस, डायस्कोरिया एंड स्ट्रोपेंथस का क्या है, ये पॉजिटिव शो करते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों ड्रग हैं वो क्या है, स्टेरॉल रिंग प्रेजेंट होता है इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। जी हाँ, जैसे देखिए लिबरमैन बर्चान टेस्ट में क्या किया जाता है, स्टेरॉइडल जो कंपाउंड है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में आया जाता है। और जो आपका डिजिटालिस, डायस्कोरिया और स्ट्रोपेंथस है, ये क्या होते हैं, ये इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर स्टेरॉइडल रिंग, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रिन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए ये लिबरमैन बर्चान टेस्ट में पॉजिटिव
साइन कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या कुछ आपने देखा ही होगा, डिजिटालिस और डायस्कोरिया और स्टोपेंथस। तो डिजिटालिस और स्टोपेंथस क्या होता है, आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या होते हैं, ये सभी मेनली स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट इनमें होता है। आगे मैं और आपको बताते जाऊंगी। अभी देखिए फिर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए लिबरमैन-बर्चान टेस्ट में क्या कुछ करते हैं हम लोग, 2 mg क्या लेंगे, अपना ड्राई एक्सट्रैक्ट जो हमारा ड्रग है, ठीक है, जैसे कि हमने सैंपल लिया है, कोई स्टेरॉयडल हमारा ड्रग है। अब उसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, उसको बॉईल करेंगे पहले, उसके बाद उसको कूल करते हैं। ठीक है, कूल कर लिया। अब हम लोग 1 ml क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और कैसे ऐड करेंगे, जो आपका इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब है तो उनके साइड से होते हुए, ठीक है, डायरेक्टली ना ऐड करके साइड से होते हुए ऐड करेंगे, जिससे कि पिंक कलर शो करता है। ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है पिंक कलर का, वही इंडिकेट करता है कि इसमें क्या कुछ है, इनमें लिवर जो आपका स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका सैंपल है उसमें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका लिबरमैन-बर्चान टेस्ट ये पॉजिटिव शो करता है, किसके लिए, डिजिटालिस और डायस्कोरिया स्टोपेंथस। तो ये असर्शन आपका सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि इनमें स्टेरॉल रिंग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर है किसको, असर्शन को। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है सेन्ना, सिनकोना, टर्मरिक, रुबाब एंड आपका यहाँ पर उनका केमिकल कांस्टेंट दिया गया है मेन। ठीक है, तो सेन्ना क्या होता है, सेन्ना में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, सेनोसाइड A and B, नाम ही से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेन्ना और सेनोसाइड। ओके, तो यहाँ पर आपका A का हो जाएगा 2। सिनकोना, सिनकोना क्या होता है, आपका एल्क्यूलाइड है, कैसे एल्क्यूलाइड, क्विनोलिन एल्क्यूलाइड में ये आती है। क्विनोलिन एल्क्यूलाइड में 2 एल्क्यूलाइड होते हैं, एक आपका सिनकोना, ठीक है, और एक होता है कैंपोथिका। तो कैसे याद रख लेना है आपको, क्वीन है जो क्वीन क्या करें, सिनेमा गई है कैंप में। ठीक है, कैंप में या कैंप लेकर सिनेमा गई है, ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B का 1। फिर आते हैं टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स आपका हल्दी, जिसको हम क्यूरक्यूमा लॉन्गा कहते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होता है क्यूरक्यूमिनॉइड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा C का 3। तो बचा क्या हमारा, रुबाब, तो रुबाब क्या हो जाएगा हमारा, क्रिसोफेरॉल। ठीक है, क्रिसोफेरॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का आपका हो गया 2, कहीं पर लिखा है A का 2, जी हाँ, यहाँ पे आपका A का 2 मिल जाएगा। फिर आपका B क्या हो गया, B का यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या दिया गया है, यहाँ पर बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर से है। ठीक है, किनसे डिराइव होते हैं ये दिया गया है। यहाँ पर दिया एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन मीन्स क्या हो गया, ये आपके ट्रोपेन एल्क्यूलाइड है, और जितने भी मेनली ट्रोपेन एल्क्यूलाइड होते हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, ऑर्निथिन डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्निथिन डिराइव्ड एल्क्यूलाइड। एनाबेसिन, एनाबेसिन किससे आपका ऑब्टेन होता है, टोबैको से। ठीक है, तो ये जो टोबैको से ऑब्टेन होते हैं एनाबेसिन, ये लाइसिन डेरिवेटिव होते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइसिन डिराइव्ड हो गए। अब आपका इफेड्रिन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इफेड्रिन किसे सिंथेसाइज होता है, फेनिलालिन। ठीक है, फेनिलालिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। अब स्टिचनिन, स्टिचनिन किससे ऑब्टेन होता है, नक्सोमिका। ठीक है, इंडोल एल्क्यूलाइड, और इंडोल एल्क्यूलाइड मेनली किससे सिंथेसाइज होते हैं, ये मैंने आपको बताया। क्या कुछ प्रिकर्सर होता है इसका, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो गया आपका ये ट्रिप्टोफेन। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट में ही, वो और ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा समझ जाए रहते तो ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल ही जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए स्टिचनिन क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट्रोपिन। A का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, A का कहीं पर 3 नजर आ रहा है, फर्स्ट ही में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते जाइए। आर्टिमिसिन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग एंड केमिकली इट इज। ठीक है, आर्टिमिसिन जो कि एंटी मलेरियल, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये केमिकली कैसे नेचर के हैं, सेस्क्यूटरपिन, लैक्टोन, बेंजिल आइसोक्विनोलिन एल्क्यूलाइड, स्टेरॉयडल एल्क्यूलाइड और इंडोलोक्विनोलिन एल्क्यूलाइड। तो क्या होते हैं, ये जो आर्टिमिसिन है वो सेस्क्यूटरपिन लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होते हैं इनके केमिकल कंपाउंड में। ठीक है, लैक्टोन रिंग इनमें होगा और ये सेस्क्यूटरपिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A। आगे चलते जाइए, लिखा है कार्डिनोलाइड्स एंड बुफाडिनोलाइड्स आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड केमिकली डिफर विथ रिस्पेक्ट टू।
ठीक है। ये जो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड हम अभी स्टडी कर रहे थे, जो डिजिटैलिस मैंने बोला आपको, स्ट्रोपेंथस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के होंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, कार्डिनोलाइड्स एंड बुफाडिनोलाइड। तो यहाँ पर सिर्फ इनके जो कार्बन कंपाउंड है उन्हीं में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्डिनोलाइड्स होते हैं वो 5 रिंग कंटेनिंग होते हैं कार्बन के साथ ही साथ। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो इनमें प्रेजेंट होता है जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इनमें प्रेजेंट होता है लैक्टोन रिंग, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिंग है। यही जो रिंग है उसके कारण ही ये कार्डियक एक्टिविटी शो करता है। देखिए कुछ ना कुछ तो चीज़ होगा जिसके कारण वो कार्डियक एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वो है लैक्टोन रिंग, ठीक है। यदि इस लैक्टोन रिंग को ही निकाल दिया जाए तो इनमें कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो ये जो लैक्टोन रिंग है वो देखिए जब 5 मेंबर रहेगा लैक्टोन रिंग तब उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनोलाइड, और वहीं पर वो 6 मेंबर रहता है तब उसको हम कहते हैं बुफाडिनोलाइड्स। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तो और भी ज़्यादा आप अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका देखेंगे जो मैंने आपको बताया था साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रिन रिंग स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका क्या है, ये स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, ठीक है, जो आप लोग देख पाएंगे डिजिटैलिस वगैरह में, ओके, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 17 पोजीशन में जुड़ा हुआ है क्या, लैक्टोन रिंग, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड है, तब ये क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा कार्डिनोलाइड्स, मीन्स कार्बन 23, ठीक है, कार्बन 23। पर वहीं पर यहाँ पे लैक्टोन रिंग आप देखेंगे क्या है, 6 मेंबर्ड, जहाँ पर 24 कार्बन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुफाडिनोलाइड्स कहा जाता है, ओके। कार्डिनोलाइड्स के क्या कुछ एग्जांपल है, तो डिजिटैलिस, स्ट्रोपेंथस, थिवेटिया, बट बुफाडिनोलाइड में क्या आता है, स्क्वील, जिसको हम जंगली प्याज कहते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है किसमें, कार्डिनोलाइड्स और बुफाडिनोलाइड में। आगे चलिए, इन स्टेरॉयडल ए ग्लाइकॉन पोर्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब फिर से वही क्वेश्चन आया, अभी जस्ट आपने स्ट्रक्चर देखा, यदि स्ट्रक्चर को ध्यान से आपने देखा होगा तो ये जो क्वेश्चन है वो इजली से आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिया गया है जो आपका रिंग है, रिंग ए और बी एंड सी एंड डी आर सीस फ्यूज्ड, वेयर एज रिंग बी और सी हैव ट्रांस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। फिर क्या दिया है, रिंग ए बी एंड सी डी आर ट्रांसफ्यूज्ड एंड वेयर एज बी एंड सी हैव सीस कॉन्फिग्रेशन, ए बी सी डी आर ट्रांसफ्यूज्ड एंड रिंग ए बी बी सी एंड सी डी आर सीस फ्यूज्ड। तो चलिए मैं आपको साथ ही साथ इनका जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा उसी में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड है एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या है, ये आपका स्टेरॉयडल रिंग है। अब इसी के बारे में पूछा गया है, लैक्टोन रिंग को तो कुछ पूछा ही नहीं गया, यहाँ पे पूछा गया क्या, स्टेरॉयडल रिंग को। तो स्टेरॉयडल रिंग में क्या पूछा गया, ए बी और सी डी क्या है हमारा, सीस है। मीन्स समझ लीजिए एग्जाम्पल में एकदम इजी सा एग्जाम्पल है कि आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, इट मीन्स ये समझ लीजिए सीस है। उसके बाद क्या बोला गया कि बी और सी क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका जस्ट क्या है, ऊपर में लगा हुआ है, आमने सामने नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, समझ लीजिए एकदम इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ये क्या है, ट्रांस है, ओके। तो ये आपका क्या है, ए और बी सीस में है, सी और डी भी क्या है, सीस फॉर्म में है, सीस कॉन्फ़िगरेशन, बट बी और सी की बात करेंगे तो क्या है, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रिंग ए और बी और सी और डी क्या थे हमारे, सीस कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए ए बी और सी डी सीस कॉन्फ़िगरेशन में है, बट बी और सी की बात करेंगे, बी और सी ये क्या है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से। ऑल द बेस्ट।